उस काल में जो राजतंत्र था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ये ब्राउन कलर में जो दिखाया गया है वो आपका मौर्य जो शासन था वो दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कितना विशाल साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखना एक उचित शासन प्रबंध के द्वारा ही सफल सिद्ध हो सकता था और इसीलिए इस शासन प्रबंध की नींव रखी गई। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम वर्तमान में अनेक विभागों के द्वारा हमारा शासन चल रहा है, हम देखते हैं कि आज केंद्र शासन है, प्रांतों में प्रशासन है, अपने नगर जिलों में एक सरकारें हैं। उसी प्रकार मौर्य काल में भी ईसा की इतनी सदी पहले वो सब चीज़ें विद्यमान थी। इसलिए ये टॉपिक आपके इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से तो ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक वस्तुनिष्ठ इसमें से पूछे जाते हैं कि सन्निधाता कौन होते थे, समाहर्ता किसे कहते थे, या तीर्थ कितने होते हैं, अध्यक्ष कितने होते हैं, सेना का प्रशासन कैसे चलाया जाता था, ग्रामणी कौन होता था। ये सब चीज़ें आप अगर उठा के देखेंगे पुराने प्रश्न पत्रों को किसी भी चीज़ के, चाहे वो आरपीएससी के हों, यूपीएससी के हों, पटवारी के हों या एसएससी के हों, तो इतिहास विषय से संबंधित ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, मौर्यकालीन शासन प्रबंध। इस टॉपिक में आपको तथ्यात्मक जानकारियाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगी, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। अब हम शुरू करते हैं कि जो कौटिल्य था उसने अर्थशास्त्र की रचना की और उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से जो ये शासन प्रबंध था उनका उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य थे। तो अर्थशास्त्र के अलावा हमें मेगास्थनीज की इंडिका से भी हमें उस काल के शासन तंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट जो सोर्स हमें इस चीज़ का मिलता है। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम किस किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, उसकी एक सूची मैंने आपको दी है। वो है सम्राट, मंत्री, अमात्य तथा मंत्री परिषद, केंद्रीय अधिकारी तंत्र, प्रांतीय शासन, मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर विभाग, भूमि तथा राजस्व, सेना का प्रबंध, लोक हितकारी कार्य एवं अशोक के प्रशासनिक सुधार। इन सब बिंदुओं की चर्चा हम इस टॉपिक पे करेंगे। जब आपका क्वेश्चन निबंधात्मक आता है तो आपको ये सब चीज़ें उसमें देनी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो सारे पॉइंट्स हैं, जो मैंने 12 पॉइंट बताए हैं, ये हर एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ये आपको पूरे सूत्र याद करने होते हैं। अब हम बात करते हैं सम्राट की, क्योंकि जो मौर्य काल था वो राजतंत्र था और आपको पता है जो राजतंत्र में सबसे सर्वोच्च पद पर कौन होता है, सम्राट। तो उस समय जो सम्राट था वो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मान्य नहीं था, अर्थात वो राजा का पुत्र नहीं समझा जाता था, अपितु वो राजा का प्रिय पात्र समझा जाता था, अर्थात जो राजा को सबसे अधिक प्रिय हो। आपको पता है अशोक की जो अनेक उपाधियां उन्होंने ली, देवानाम प्रिय अर्थात देवों का प्रिय। इसी प्रकार उन्होंने कहा, आपके कौटिल्य हैं, उन्होंने कहा है कि देवी उत्पत्ति नहीं है अपितु, लेकिन फिर भी राजा ईश्वर का प्रिय है और इसीलिए उसके आदेशों की पालना करना जनता का पूरा फर्ज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सम्राट था वो सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था, अर्थात जितने भी कार्य होते थे राज्य में, चाहे वो सैनिक हो, न्याय से संबंधित हो या आपके कार्यकारी जो दरबार के कार्य हों, उन सबकी सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, आपका शासक सम्राट होता था। जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी राज्य में नियुक्त किए जाते थे वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था, राजा होता था। राज्य के सप्तांगों में सम्राट को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कौटिल्य ने एक राज्य के 7 अंग बताए हैं, जैसे राजा, भूमि, सेना आदि। तो उनमें सबसे प्रमुख जो उन्होंने रखा है वो किसको रखा है, राजा को रखा है। इसके अलावा उनका ये मानना था कि जो राजा की दिनचर्या होती है वो अत्यंत कठोर होती है, अर्थात की जिंदगी कोई आम इंसान जैसी नहीं होती है, अपितु राजा को अपना जीवन का अधिक से अधिक भाग किसके लिए देना चाहिए, जनता के हित के लिए देना चाहिए। और इसका विवरण अपने मेगास्थनीज ने इंडिका में भी दिया है कि जो राजा था वो अपना अधिकतर कार्य कहाँ करता था, राज दरबार में ही बिताता अधिकतर टाइम, और वो न्याय के लिए सदा उपस्थित रहता था। अब हम बात करेंगे जो राजा की सहायता के लिए या उसकी परामर्श के लिए जो व्यक्ति होते थे उनको कहा जाता था अमात्य। जो जितने भी प्रमुख अधिकारी होंगे वो सारे अमात्यों में से ही लिए जाते थे।
जो राजा जिनको विश्वास पात्र व्यक्ति समझता था वो उनको अमात्य कहा जाता था। राजा द्वारा मुख्यमंत्री तथा पुरोहित का चुनाव किया जाता था और उसका चुनाव वो भली भांति उनके चरित्र का एक परीक्षण करके लिया जाता था। इस परीक्षण की जो नाम था उसको कहा गया है उपधा परीक्षण। ये टर्म भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि उपधा परीक्षण क्या था या किससे संबंधित था। तो आप इसमें लिखेंगे कि राजा या मुख्यमंत्री, जो राजा था वो मुख्यमंत्री या पुरोहित जो प्रधान पद अधिकारी होते थे उनका चयन एक मुश्किल, एक नैतिक जो एक एग्जाम होती थी या एक मतलब वो उनका परीक्षण करता था, उसको उपधा परीक्षण कहा गया है। जो अमात्य होते थे वो सार्वजनिक कार्य में राजा की सहायता करते थे। प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन अमात्य के परामर्श से ही किया जाता था। मतलब अगर राजा को कोई पदों पे नियुक्त करने हैं व्यक्ति, क्योंकि राजतंत्र राजा ही नियुक्त करेगा, पर उनमें परामर्श कौन देता था? अमात्य उनमें परामर्श देता था। अमात्य में से ही कुछ मंत्री के रूप में चुने जाते थे। यह कुल रूप से कितने होते थे? 3 या 4। जैसे युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता, ये क्या कहलाते थे? मंत्री या मंत्रिण ये कहलाते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे आजकल अपना प्रधानमंत्री होता है और उसकी एक कैबिनेट होती है। मंत्रिपरिषद जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो विभाग होते हैं, जैसे रक्षा विभाग हुआ, वैदेशिक विभाग हुआ, वो किसको दिए जाते हैं? कैबिनेट मंत्री को। वो इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं। उसी प्रकार उस समय जो इम्पोर्टेंट जो अमात्यों में से जो लिए जाते थे इम्पोर्टेंट मंत्री, वो कहलाते थे मंत्री या मंत्रिण। ये संख्या में 3 या 4 हो सकते थे। मंत्रिण के अतिरिक्त एक नियमित मंत्री परिषद भी होती थी। इसे अशोक के शिलालेखों में परिषा कहा गया है। जो परिषा क्या थी? परिषा एक मंत्री परिषद थी जो राजा की सहायता के लिए, उसके परामर्श के लिए होती थी। जो राजा होता था मंत्री तथा मंत्री परिषद के परामर्श से शासन करता था। अर्थात हम देखते हैं कि जो मौर्य शासन है उसमें जो राजा है वो निरंकुश नहीं है। वो किसकी सहायता से कार्य करता है? मंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करता है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद को एक वैधानिक आवश्यकता बतलाया है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा है कि यदि शासक को लोकहितकारी शासन करना है या जनता के हित में कार्य करना है तो उसको मंत्री परिषद की परामर्श से सहायता से कार्य करना चाहिए, क्योंकि मंत्री परिषद जो होती है वो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, वो अपने अनुभव से उनको उचित परामर्श दे सकते हैं राजा को, ताकि वो अपने राज्य के लिए उचित निर्णय ले सके। कौटिल्य ने कहा कि राजवृत्ति 3 प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा अनुमेय। प्रत्यक्ष मतलब जो हम अपने सामने देखते हैं, करते हैं। परोक्ष जो हम सुनते हैं। और अनुमेय जो हम किसी कार्य को करके उसके अनुभव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद का जो कार्य कौटिल्य ने बताया है वो है कि कोई भी कार्य जो अनारंभ हुआ है उसको प्रारंभ करना, आरंभ हुए कार्य को पूरा करना और पूरे हुए कार्य में सुधार करना। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राजकीय आदेशों का कठोरता के साथ पालन करवाना किसका कार्य है? मंत्री परिषद का। तो हम देखते हैं कि मंत्री परिषद उस काल में, मौर्य काल में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट थी। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय अधिकारी तंत्र की। अर्थात राजा हुआ, उसके जो सहायक में कौन हो गए? अमात्य हुए। अमात्य में से कुछ मंत्रिण हो गए और बाकी मंत्री परिषद हो गए। लेकिन उस जितने भी राजकीय आदेश हैं या जो कार्यवाही है उनको लागू करने के लिए कार्यकारी विभाग के तहत एक अधिकारी तंत्र भी मौर्य काल में था। उस अधिकारी तंत्र में 18 विभाग थे और 18 विभाग को क्या कहा जाता था? तीर्थ। ठीक है, अब ये तीर्थ आजकल किसको कहते हैं? हम कोई धार्मिक पवित्र स्थल होते हैं, जैसे हरिद्वार हुआ, आपके जहाँ कुंभ लगते हैं, नासिक हुआ, वो तीर्थ आजकल के तीर्थ हैं। उस काल में, मौर्य काल में जो तीर्थ हैं वो सरकारी केंद्रीय विभाग को कहा जाता था। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बने। जो 18 तीर्थ थे तो हम आप देखेंगे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था वो था मंत्री तथा पुरोहित। ये क्या होते थे? प्रधानमंत्री तथा उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? मंत्री या पुरोहित। मतलब जो पुरोहित के पद पे भी कार्य करता था और राजा के बाद सेकंड नंबर पर किसका स्थान था केंद्रीय ढांचे में? पुरोहित का। उसके बाद आता है आपका समाहर्ता। समाहर्ता था राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। ठीक है, राजस्व मतलब राज्य की जो आय कर होते थे, जो आय के साधन थे, जैसे भूमि कर हुआ, बिक्री कर हुआ, इसके अलावा आपके आर्थिक दंड से प्राप्त जो धन हुआ, इन सब का जो जिम्मेदारी था, जिनकी कार्यवाही जो करता था या उसका लेखा जोखा रखता था, वो कहलाता था समाहर्ता।
फिर आपका आता है सन्निधाता। जो सन्निधाता होता था वो राजकीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी होता था। राजकीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी मतलब राजकीय कोष जहाँ पूरा धन आके इकट्ठा होकर रखा जाता था, उसका जो प्रधान होता था वो सन्निधाता कहलाता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री और नायक होता था जो सेना का संचालन करता था। इसमें भी बच्चे बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं, तो प्रिय बच्चों आप ये ध्यान रखना कि जो सेनापति होता था उसका कार्य युद्ध में संचालन करना नहीं होता था। युद्ध में अगर सेना जाएगी तो उसका नेतृत्व नायक करेगा। सेनापति संपूर्ण युद्ध विभाग का मंत्री होता था। उसमें सारी सेनाएं आ गई, उनकी रसद सामग्री व्यवस्था क्या करनी है, कितने घोड़े कितने हाथी रखने हैं, उनको कितना वेतन दिया जाना है, इन सब की जिम्मेदारी सेनापति की होती थी और सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी युद्ध में नायक की होती थी। युवराज जो होता था वो राजा का प्रमुख उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा आपका जो फौजदारी न्यायालय है उसका न्यायाधीश होता था। न्यायालय दो तरह के थे, एक फौजदारी और दूसरा दीवानी। जो मारपीट लड़ाई दंगे से संबंधित जितने भी जो फैसले होते थे उनका निर्णय कौन लेता था? प्रदेष्टा। और दीवानी न्यायालय जो आपके जमीन जायदाद से संबंधित होते हैं या अन्य मामले होते हैं वो दीवानी न्यायालय होते थे और उसका जो हेड था वो कहलाता था व्यवहारिक। देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था कर्मांतिक। मंत्री परिषद अध्यक्ष, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो राजा की एक मंत्री परिषद होती थी उसका जो अध्यक्ष होता था वो मंत्री परिषद अध्यक्ष कहलाता था। दंडपाल, सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। जो आजकल जैसे मेयर होता है उस प्रकार उस काल में नागरक हुआ करता था। दुर्गपाल, देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक। अर्थात हम देखते हैं दुर्गपाल जो देश के भीतर के दुर्ग है उनको जिम्मेदारी दुर्गपाल पे थी और सीमावर्ती दुर्गों की जिम्मेदारी किसकी थी? अंतपाल की थी। इसके बाद आपका आता है प्रशासता। राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञा को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी। अर्थात राजा दरबार में जो भी आदेश देता था उसकी लिखित में उसकी जो लिखितबद्ध करने का कार्य किसका होता था? प्रशासता का। इसके अलावा कौन कौन से आदेश दिए गए, कौन कौन सी कार्यवाहियां हुई, उनसे संबंधित जो विवरण होता था वो कौन तैयार करके रखता था? प्रशासता। फिर आप बात करेंगे दोवारिक की। राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था दोवारिक। फिर आता है अंतवर्षिक, सम्राट की अंग रक्षक सेना का प्रधान। अर्थात सम्राट के जो बॉडीगार्ड होते थे उसके लिए एक अलग से सेना रखी गई थी और उसके अधिकारी को क्या कहलाते थे? अंतवर्षिक। जैसे हम देखते हैं कि आज हमारे देश में अलग इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति होते हैं उनको अलग अलग श्रेणी की सुविधाएं दी जाती थी, सुरक्षा दी जाती है, जैसे वाइस श्रेणी की, जेड श्रेणी की। उसी प्रकार उस काल में भी राजा के लिए अंगरक्षक होते थे और वो बहुत अधिक मात्रा में होते थे, एक अलग से सेना होती थी और उस विभाग को आंतरवर्षिक उसका अधिकारी होता था। फिर आपका आता है आटविक। आटविक था वन विभाग का प्रधान अधिकारी। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में ये जो 18 विभाग थे इनमें जो 18 व्यक्ति ये इंपॉर्टेंट पदों पर कार्यरत थे और प्रत्येक विभाग के संचालन की जिम्मेदारी इन्हीं व्यक्तियों पर होती थी। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य पदाधिकारी भी होते थे जिन्हें कौटिल्य अर्थशास्त्र में अध्यक्ष कहा गया है और इन्हें ही यूनानी जो लेखक था स्ट्रेबो उसने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। ये संख्या में कितने थे? 26 अर्थात 26। इनको हम नाम से देखेंगे, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पण्याध्यक्ष किसे कहा गया है या सूनाध्यक्ष का क्या काम था। कई बार आपके यूपीएससी क्वेश्चंस में आता है कि सुमेलित कीजिए, उसके अंदर 4 ऑप्शन वो दे देते हैं, पण्याध्यक्ष, सूराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, और दूसरे का हमें ऑप्शन में उत्तर मिलाने होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमें हर अध्यक्ष का कार्यभार पता हो कि कौन सा अध्यक्ष किस कार्य से जुड़ा हुआ था, ये हमें अच्छे से याद कर लेने होंगे। पण्याध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। सूराध्यक्ष, सूरा मतलब मदिरा, जो शराब निर्माण का कार्य था उसके जो कार्यान्वित थी वो किसके अंतर्गत आती थी? सूराध्यक्ष के अंतर्गत आती थी। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बूचड़ खाना जहाँ जानवरों की कटाई होती है उसको बोलते हैं बूचड़ खाना। बूचड़ खाने का अध्यक्ष सूना अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष जो राजकीय वेश्याएं होती थी उनका निरीक्षक। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अर्थात मौर्य काल में जो कृषि भूमि थी वो 2 भागों में डिवाइड थी। एक कौन सी? एक थी आप जो कृषक वर्ग था उनके अधीन थे, उनके स्वामित्व में रहती थी,
और एक कृषि भूमि था, कुछ भाग राजा के अंतर्गत होता था, मतलब जो राजा राज्य के अंतर्गत जिसके उत्पादन होता था वो राज्य की कृषि कहलाती थी। तो राज्य की कृषि की जिम्मेदारी किसकी थी? सीता अध्यक्ष की। फिर हम बात करते हैं आकरा अध्यक्ष की, जो खानों का अध्यक्ष था। कोष्ठगारा अध्यक्ष केंद्रीय भंडार का अधीक्षक। कुप्याध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष। आयुधगारा अध्यक्ष शस्त्रागार का प्रधान। शुल्काध्यक्ष जो मार्ग कर का अधीक्षक होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष अर्थात कपड़ों से संबंधित। गो अध्यक्ष पशुधन विभाग का अध्यक्ष, जो आपके पशुधन होते थे उनके लिए अलग विभाग बनाया गया था। विविता अध्यक्ष मतलब चारागाह भूमि, चारागाह भूमि जहाँ जो एक राजकीय भूमि होती है जहाँ जो जानवर जो घुमंतु जानवर होते हैं उनके लिए वहाँ घास उगी रहती है, बड़े बड़े मैदान होते हैं, उनको चारागाह बोला जाता है। उसकी जिम्मेदारी किस पे थी? विविता अध्यक्ष पे। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। पासपोर्ट से नाम समझते हैं कि जो विदेशों में आने जाने के लिए एक कागज होता है, पासपोर्ट कहलाता है। उस काल में, मौर्य काल में आप देखते हैं कि भारत का विदेशों से काफ़ी मात्रा में संबंध था। व्यापार के लिए भारत से बाहर लोग जाते थे, बाहर से भी भारत में आते थे, तो उनके लिए पासपोर्ट के लिए अलग से विभाग था, उसका नाम था मुद्रा अध्यक्ष। आप मुद्रा अध्यक्ष से कंफ्यूज ना हो, मुद्रा अध्यक्ष से संबंध पासपोर्ट विभाग से है। नौवा अध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। पतना अध्यक्ष, पत्तन बोलते हैं बंदरगाह को, तो बंदरगाहों का अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष अर्थात उसका प्रधान। पत्याध्यक्ष पैदल सेना, पैदल सेना का जो हेड होता था उसको बोलते थे पत्याध्यक्ष। हस्त्याध्यक्ष हाथी सेना का प्रमुख। अश्वाध्यक्ष घुड़सवार सेना का प्रमुख। और लास्ट में हम बात करते हैं लवणा अध्यक्ष की, अर्थात नमक की खान का अधीक्षक। तो हम देखते हैं कि जो सारे जो इम्पोर्टेंट जो विभाग थे उनमें ये अध्यक्ष के रूप में या हेड के रूप में कार्य करते थे। मौर्य प्रशासन में हम देखते हैं अध्यक्षों का महत्वपूर्ण स्थान था और उन्हें 1000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। जो पण है वो मौर्यकालीन मुद्रा का नाम है। इनकी नियुक्ति भी अमात्यों में से ही की जाती थी। इन तीर्थ और अध्यक्षों के अतिरिक्त अनेक निम्न स्तर के कर्मचारी भी होते थे जिन्हें युक्त या उपयुक्त कहा जाता था। अब हम केंद्रीय शासन के बाद जो बात करेंगे वो करेंगे प्रांतीय प्रशासन की, क्योंकि अभी आपने मैप में देखा कि जो मौर्य प्रशासन था कितना विस्तृत था, तो एक इकाई के तहत इनका शासन करना बड़ा मुश्किल काम था, इसीलिए जो राज्य था उसको विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। तो जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनके अनुसार हमें सूचना मिलती है कि उस काल में 5 प्रांत भारत में बांटा गया था। पहला था उत्तरापथ, इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश, जो भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश था वो उसमें सम्मिलित था और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दूसरा था आपका अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा था कलिंग, इसकी राजधानी थी तोशाली। दक्षिण में था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी। जो और मध्य में था आपका प्राच्य या प्रासी, जो मगध तथा समस्त उत्तरी भारत का क्षेत्र था उसको प्राच्य प्रदेश बोला जाता था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार जो 5 प्रांत थे और इनकी राजधानियां बनी हुई थी। इनमें जो राज्यपाल थे उनको अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है, अर्थात जो प्रांतीय प्रशासन में जो उच्च पद पर थे, जैसे अब हमारे जो प्रांत होते हैं उनमें राज्यपाल होता है, उसी प्रकार उस काल में भी राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे सम्राट के द्वारा। उनको अशोक के अभिलेखों में कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन के समान ही प्रांतीय शासन में भी एक मंत्री परिषद होती थी जो राज्यपालों की मदद करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 1200 पण वार्षिक वेतन मिलता था। इस पर हम देखते हैं कि जो राज्य के जो राज्यपाल थे वो भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होते थे। अब हम बात करते हैं राज्य के बाद जो अलग इकाई आती है वो थी मंडल, जिला या नगर प्रशासन, अर्थात जो राज्य था उसको भी प्रशासन की दृष्टि से अनेक विभागों में बांटा गया है। आधुनिक काल में संभाग की भांति मौर्य काल में भी कई मंडल होते थे, अर्थात हम जब आज कमिश्नरी की संभाग की बात करते हैं उनको मौर्य काल में क्या कहा जाता था? मंडल। अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रदेष्टा नामक अधिकारी, प्रदेष्टा जो अधिकारी था वो मंडल का प्रधान था। अशोक के लेखों में इसी को प्रादेशिक कहा गया है। जो मंडल के प्रधान को क्या कहा गया है? प्रादेशिक कहा गया है। मंडल का विभाजन जिलों में होता था।
जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। अर्थात जो मंडल होते थे, जो संभाग होते थे, वो जिलों के में विभाजित होते थे, उनको मौर्य काल में क्या कहा गया है, आहार या विषय कहा जाता था। जिले का शासक होता था, उसको कहा जाता था विषयपति। जिले के नीचे जो इकाई होती थी उसको स्थानीय कहा जाता था। ये 800 ग्रामों का एक समूह होता था। स्थानीय के अंतर्गत 2 द्रोणमुख आते थे, अर्थात स्थानीय के नीचे जो इकाई थी वो कहलाती थी द्रोणमुख, और एक द्रोणमुख में कितने ग्राम होते थे, 400 ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे जो इकाई थी वो कहलाती थी खारवाटिक, और खारवाटिक के अंतर्गत कितने ग्राम होते थे, 200 ग्राम होते थे। संग्रहण में 10 ग्राम थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी कहलाता था आपका गोप। मेगास्थनीज ने जिले के प्रधान जो अधिकारी थे उनको एग्रोनोमोई कहा है। मेगास्थनीज जो जिले के अधिकारी क्या कहा है, एग्रोनोमोई। यहाँ मैंने आपको एक चार्ट दिया है कि किस प्रकार जो प्रशासन का ढांचा वो ऊपर से लेकर नीचे तक व्यवस्थित था। सबसे ऊपर जो था राज्य, फिर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, और फिर सबसे लास्ट में कौन होता था, गांव। फिर हम बात करते हैं जो मौर्य काल में नगर प्रशासन की। मौर्य काल में नगर प्रशासन में भी बहुत अधिक मात्रा में विस्तार से विवरण दिया गया है, और हम देखते हैं कि मौर्य काल में नगरों का एक सुव्यवस्थित प्रशासन मौजूद था। जिस प्रकार हम आज के काल में या आधुनिक काल में अपने नगरों को एक व्यवस्थित प्रशासन के तहत कार्यवाही करते हैं, जैसे अगर नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती है, मेयर चुने जाते हैं, उसी प्रकार उस काल में भी नगरों के लिए एक व्यवस्थित एक व्यवस्था बना रखी थी, और कौटिल्य ने भी अब इसका महत्वपूर्ण वर्णन दिया है। इसके अलावा मेगास्थनीज ने इंडिका में इसको विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। उनका ये कहना था कि नगर का जो शासन था वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, अर्थात नगर के शासन के लिए 30 व्यक्तियों को एक मंडल बना दिया जाता था, और ये जो मंडल था वो 6 समितियों के रूप में विभक्त हो जाता था। प्रत्येक समिति अलग अलग कार्य देखती थी, और एक समिति में 5 सदस्य रहते थे। आपको ये नामों से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी समिति क्या कार्य करती थी। जैसे पहली समिति थी उद्योग शिल्प निरीक्षण समिति, तो स्पष्ट हो जाता है कि उद्योग थे, राजकीय उद्योग थे, इसके अलावा जो कुटीर उद्योग शिल्प से संबंधित थे, उनका निरीक्षण का कार्य नगरों में किसका होता था, इस समिति का होता था। दूसरी आपकी होती थी वैदेशिक समिति, जो विदेशियों की देखभाल से संबंधित कार्य करती थी। विदेशियों को कोई भारत में असुविधा तो नहीं हो, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करना, किसी की मृत्यु हो जाए तो उनकी मृत्यु संस्कार करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती थी, विदेश समिति की होती थी। इसके बाद आता है जनगणना समिति, जो जनगणना का कार्य करती थी, अर्थात उस काल में भी भारत में जनगणना का कार्य किया जाता था। फिर आती है आपकी वाणिज्य समिति, जो आपके व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्यों को देखती थी। फिर आती है वस्तु निरीक्षक समिति, अर्थात जो मार्केट में जो वस्तु है नगरों में, उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है, सही सामग्री मार्केट में आ रही है नहीं आ रही है, इन सब की जिम्मेदारी किसकी थी, वस्तु निरीक्षक समिति। फिर आपकी आती है बिक्री कर समिति, जो बिक्री कर वसूली का कार्य करती थी। अर्थात हम देखते हैं कि नगर के प्रशासन को उचित रूप से करने के लिए उस काल में अनेक समितियों का गठन किया गया था, और ये व्यवस्था हम आजकल भी हमारे नगर प्रशासन में देखते हैं कि वर्तमान में भी विभिन्न प्रशासन को नगरों में प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है, ताकि उस समिति से संबंधित कार्य आसानी से किए जा सके। मेगास्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहा है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण प्रशासन की या ग्राम प्रशासन की। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन की तरफ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप से ध्यान अंकित किया गया है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का जो अध्यक्ष कहलाता था ग्रामणी। जो ग्रामणी होता था वो ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से कार्य करता था। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि गांव में जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता उनको इकट्ठा करके ग्राम वृद्ध परिषद बनाई जाती थी, और जो गांव का जो ग्रामणी था वो इसके विचार विमर्श इसकी सहायता से कार्य करता था। जो ग्राम प्रशासन था वो मौर्य काल में एक स्वतंत्र इकाई थी, अर्थात सम्राट के द्वारा इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नगण्य मात्रा में होता था। ग्राम का शासन अपने स्वतंत्र रूप से चलाया जाता था। हमें सुहागरा तथा महास्थान अभिलेख में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, अर्थात ये जो दोनों अभिलेख हैं ये ग्रामीण प्रशासन की जानकारी के प्रमुख स्रोत हमें दिखते हैं। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। जो कौटिल्य है वो चूंकि राज्य
के हर जो अंग थे उनमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करता है और इसी में उसने न्याय व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया है कि जो दीवानी न्यायालय था उसको मौर्य काल में क्या कहा जाता था, धर्मस्थीय। और जो धर्मस्थीय था उसमें 3 व्यवहारिक जो प्रधान न्यायाधीश होते थे 3, और वो 3 अमात्यों की सहायता से न्यायिक कार्य करते थे। जो फौजदारी न्यायालय था उसको कहा जाता था कंटक शोधन, और कंटक शोधन में 3 प्रदेष्टि वो 3 अमात्यों के साथ मिलकर क्या करते थे, न्याय व्यवस्था का कार्य करते थे। मौर्य काल की जो न्याय विधान थे बहुत अधिक कठोर थे, और मौर्य कौटिल्य ने उन्होंने 3 प्रकार के अर्थदंड का उल्लेख किया है। इसमें हम देखते हैं पूर्व साहस दंड, ये इसमें जो आर्थिक जुर्माना लगता था वो 48 पण से 96 पण तक था। दूसरा था आपका मध्यम साहस दंड, इसमें जो जुर्माना था वो 200 से 500 पण तक था। तीसरा था उत्तम साहस दंड, इसमें 500 से 1000 पण तक जुर्माना लगाया जाता था। ये तो आपका था आर्थिक दंड। इसके अतिरिक्त अंग भंग का दंड दिया जा सकता था, मृत्यु दंड भी मौर्य काल में दिया जाता था। इसके अलावा जल, अग्नि और विष के द्वारा दिव्य परीक्षाएं भी ली जाती थी। अर्थात हम देखते हैं कि मौर्य काल में एक न्याय का एक व्यवस्थित और सुसंगठित ढांचा बनाया गया था। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण रूप से गुप्तचर विभाग की। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में गुप्तचर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसका एक पृथक विभाग था जिसका अधिकारी कहलाता था महामात्य सर्प। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। कई बार भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था, ये गूढ़ पुरुष किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और यूनानी लेखकों ने इन्हें ही क्या कहा है, ओवरसीयर्स की संज्ञा दी है। किसको, गुप्तचरों को। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, एक है संस्था और दूसरा संचरा। मतलब संस्था कौन सी होते हैं, जो गुप्तचर एक संस्था मतलब एक जगह रह के गुप्तचरी का कार्य करते हैं उसको बोलते हैं संस्था। संचारा जो घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संचारा। मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उस काल में स्त्रियां भी गुप्तचर का कार्य किया करती थी। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिससे अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया है। भूमि तथा राजस्व आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकार का एक कठोर नियंत्रण था। ठीक है, जो मौर्य काल था उसमें हम देखते हैं कि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप थे उनमें सरकार महत्वपूर्ण रूप से अपनी एक मतलब कदम उठाती थी। दूसरा था भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था, अर्थात कुछ भूमि थी वो कृषकों के अधीन थी, कुछ भूमि पर राज्य का स्वयं का अधिकार था। तीसरा है राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था वो भूमि कर था, और वो संभवतः उपज का 1/6 भाग होता है। लेकिन हमें बाद में अनेक उल्लेख ऐसे प्राप्त होते हैं कि बाद के कालों में इसमें बढ़ोतरी की गई और ये भूमि कर का 1/4 भाग भी कोई शासक वसूल कर लेते थे। भूमि कर को उस काल में क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ये भी आपके कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाग से तात्पर्य क्या है, भाग क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा कि अर्थशास्त्र में भूमि कर को भाग कहा जाता था। स्थानिक तथा गोप जो नामक अधिकारी होते थे उनका कार्य क्या था, प्रांतों में राजस्व का संग्रहण करना। गोप और स्थानिक समाहर्ता जो होता था वो करों को एकत्र करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। हमने पहले भी उल्लेख किया है सीता अध्यक्ष के रूप में। तो जो राजकीय भूमि से जो आय थी उसको क्या कहा जाता था, सीता। प्रथम बार हम देखते हैं कि मौर्य काल में ही कर प्रणाली की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। सीमा शुल्क, चुंगी कर, बिक्री कर, व्यापारिक मार्गों पर लगने वाला कर, सड़कों तथा घाटों पर लगने वाला कर, अनुज्ञा शुल्क आदि आय के साधन थे। अर्थात हम देखते हैं कि मौर्य काल में भूमि कर के अलावा अनेक ऐसे कर थे जो जनता से वसूल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट सैन्य प्रशासन की। आपको ये पता है कि किसी भी जो राजतंत्र है या शासन है उसका आधार क्या होती है, सेना। वही शासक विजयी होता है जिसके पास अधिक से अधिक सेना होती है और वो उसके द्वारा अधिक से अधिक क्या करता है, राज्यों को विजित करता है। तो हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन तो बहुत अधिक क्षेत्रों में विस्तृत था, तो एक विशाल सेना उसके अंतर्गत आती थी। हम जो हमारे जो स्रोत हैं उससे हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास 6 लाख पैदल सैनिक थे,
30,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे और 800 के आसपास उसके पास रथ थे। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में इस जो सैन्य प्रशासन था इसका भी एक विस्तृत उल्लेख प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार यह है कि उस समय जो सेना का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था और ये 6 समितियां थी आपकी जल सेना समिति, पैदल सैनिक समिति, सामग्री यातायात एवं रसद समिति, अश्वारोही समिति, गज सेना समिति, रथ सेना समिति। अर्थात प्रत्येक समिति अपने से संबंधित जो सेना थी उसका कार्यभार संभालती थी। जो जल सेना समिति थी जल से संबंधित सेना संभालती थी, पैदल सैनिकों का कार्यभार पैदल सैनिक समिति देखती थी, अश्वारोहियों के लिए अलग समिति थी, गज सेना के लिए अलग समिति थी और एक अलग समिति थी जो इन सभी समिति जो सेनाएं थी उनकी रसद की व्यवस्था करती थी, उनके लिए जो क्या क्या सामग्री चाहिए उसकी व्यवस्था करती थी, उसके लिए एक अलग समिति बना रखी थी। जो सेनापति था वो युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि युद्ध क्षेत्र में जो सेना का संचालन करता था वो कहलाता था नायक। तो हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में सैनिकों को भी जो अलग अलग भागों में बांट करके उनकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था। हम वर्तमान में देखें तो देखते हैं कि आजकल हमारे भी वायुसेना अलग है, जल सेना अलग है, थल सेना अलग है। तो हम आधुनिक काल में जो चीज़ें देखते हैं वो उस हमारे मौर्य काल में भी उसी भांति प्रचलित थी या इतनी अच्छी तरह से हमारे भारत में ये मौर्य काल में ये प्रशासन चलाया गया था। अब हम बात करते हैं लोकोपकारिता के कार्य, अर्थात मौर्य काल में केवल एक निरंकुश शासक की भांति कार्य नहीं किया जाता था अपितु जनता के हित के कार्यों में भी शासक की एक रुचि होती थी। इसके अंतर्गत देखेंगे कि मौर्य शासन में अनेक विशाल राजमार्गों का निर्माण करवाया गया। आपको पता है राजमार्गों का निर्माण होता है तो यातायात के साधन बढ़ते हैं, यातायात के साधन बढ़ते हैं तो व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, व्यापार वाणिज्य बढ़ता है तो जनता में समृद्धि आती है क्योंकि आप अपने कृषि उत्पादकों को बाहर जाके बेच सकते हैं या वहाँ से नगरों से सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो राजमार्गों के निर्माण से एक देश की उन्नति होती है और उस काल में भी राजा के द्वारा ये ध्यान रखा जाता था कि हमारे यहाँ अंदर बहुत सारे राजमार्ग बने और ये कार्य बहुत अधिक सुगठ रूप से मौर्य काल में किया गया। इसके बाद आते हैं हम सिंचाई की सुविधा के लिए झील तथा कृत्रिम बांध का निर्माण करवाना। आपको पता है कि सौराष्ट्र गुजरात में जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे उनके द्वारा झील का निर्माण करवाया गया, सुदर्शन झील का। इसके अलावा वहाँ अनेक कृत्रिम बांध बनाए गए। इससे क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, कृषि का विस्तार हुआ तो किसानों की स्थिति में सुधार आया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा लोकोपकारी कार्यों में देखते हैं कि उस काल में औषधालय बनवाए गए मनुष्यों के लिए सरकार के द्वारा और पशु औषधालयों की भी स्थापना की गई। जब हम वर्तमान में देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकारें हैं, वो भी अनेक सरकारी जो औषधालय हॉस्पिटलों की व्यवस्था करती है, डॉक्टरों की भर्ती करती है, तो उस काल में भी राजा के द्वारा ये सब कार्य किए जाते थे। इसके अलावा विद्या शिक्षा का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजतंत्र होते हुए भी जो मौर्य प्रशासन था उसमें जनता के हितों की उपेक्षा नहीं की गई अपितु जनता के लिए अनेक उनके हितकारी कार्य करवाए गए। मृदमशुमारी ये वर्ड भी काफ़ी बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये जनगणना से संबंधित है। मृदमशुमारी मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं और जंतुओं की भी गणना की जाती थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस काल में जंतुओं की और पशुओं की भी गणना की गई। डाक प्रबंध अर्थशास्त्र में कहा गया है चाणक्य के द्वारा कि उस काल में जो संदेश भेजने का कार्य वो कबूतरों के द्वारा किया जाता था कि कबूतर जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक जो डाक पहुंचाने के कार्य किसके द्वारा करते थे, कबूतरों के द्वारा। ये सारे पॉइंट आप देखते हैं कि ये जो बिंदु मैंने आपको भी बताया कि किस प्रकार सम्राट था, अमात्य थे, केंद्रीय प्रशासन था, राज्य प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन या फिर देखिए सैन्य प्रशासन, ये सारा एक ढांचा पूरे मौर्य काल में चलता रहा और बाद में गुप्त काल में भी बहुत सारे परिवर्तनों के साथ ये चलता रहा, लेकिन नींव ये जो रखती गई थी वो पूरे हमारे प्राचीन भारत में प्रशासन की नींव बनी रही। लेकिन अशोक के काल में इसमें कुछ प्रशासनिक सुधार हुए। इनको हम इन निम्न पॉइंट में देख सकते हैं कि एक तो जो अशोक था आपको पता है वो अपने धम्म के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, तो उन्होंने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म विभाग की अलग से एक स्थापना कर दी
और इसके तहत उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। जो ये धर्म महामात्र थे वो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में ये विचरण करते थे और पूरे देश में जनता को धर्म की जानकारी देना या उनको सही कार्य करने के लिए अग्रसर करना और गलत कार्य करने के लिए मना करना, इनका कार्य क्या था? धर्म महामात्रों का। तो धर्म विभाग की स्थापना करना अशोक का एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं समय समय पर साम्राज्य के जो भिन्न भिन्न जो दौरे करते थे वो भी कौन करता था? अशोक ने ये नया महत्वपूर्ण शुरू किया कि वो साम्राज्य में दौरे करने का कार्य किया करता था, अर्थात वो साम्राज्य में पूरे घूमा करता था। फिर एक बात करते हैं हम दंड विधान में सुधार एवं उनकी कठोरता को थोड़ा कम करने का प्रयास। हम देखते हैं कि चाणक्य के द्वारा जो दंड विधान किया गया वो बहुत अधिक कठोर था, लेकिन अशोक ने उन दंड विधान को कम करने का प्रयास किया। तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसमें बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी आपको दी गई है जो अत्यधिक विश्वसनीय है और आपके लिए पठनीय है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।